तो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, गणित की शिक्षण विधियों की क्लास चल रही थी जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्जाम के लिए। साथियों, 2-4 क्लास के बाद में 2-4 क्लासें रही हैं जो आपकी टॉपिक वाई गणित की। उसके बाद में हम जो एमसीक्यू को करेंगे गणित के, वो हम के मिक्स में करेंगे, ओवरऑल करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक को हम इंक्लूड करेंगे। तो आशा और उम्मीद है कि गणित की शिक्षण वीडियो से हम एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं रखेंगे। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर आप देखना, चाहे आप रीट लेवल 1 हो या फिर रीट लेवल 2 एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप सभी को आंसर कमेंट करके बताना है। शिक्षक हैं, छात्र हैं, अभिभावक या फिर प्रधानाचार्य। सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, प्रश्न को समझना है पहले। तो गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण, ठीक है, त्रुटियों का हम विश्लेषण करेंगे। उनके हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है। ठीक है, किसकी शिक्षण है, ये दक्षता किस पर निर्भर करती है। तो शिक्षक पर करती है, छात्र पर, अभिभावक पर या फिर प्रधानाचार्य पर। तो ये करती हैं किस पर, शिक्षक कर, ठीक है, शिक्षक पर करती हैं। ऑप्शन आपका कौन सा ए हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। भौतिक है, मानसिक है, व्यवहारिक है, आध्यात्मिक है। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको देखिए यहाँ पे उच्च प्राथमिक है, ये प्रश्न शायद पहले भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है, व्यवहारिक है, व्यवहारिक है। सी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। बालकों में गणित शिक्षण संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। तो उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, मौखिक या फिर स्वभाव परीक्षण। देखिए, बालकों में गणित संबंधी जो त्रुटियां हैं उनका पता लगाने के लिए जो क्या आवश्यक है साथियों, निदान। निदान का मतलब होता है कि कारणों का पता लगाना। ठीक है, कारणों का पता लगाना लगाना तो वो हम निदानात्मक परीक्षण करके कारणों का पता लगेंगे। उसके बाद में उनका जो भी समस्या आ रही है उनको उपचार करेंगे। ठीक है, उनके बाद में उनका उपचारात्मक परीक्षण किया जाएगा। ऑप्शंस भी करेक्ट। अगला है कि गणित शिक्षण में शिक्षक के द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख कौन सी है। गणित शिक्षण में शिक्षक के द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख कौन सी है। तो उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना, शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूमकर बालकों का निरीक्षण करना या फिर उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो बिल्कुल कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन। कैसे, देखिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, यहाँ पे त्रुटि प्रमुख पूछा ना, तो हम शिक्षण विधियों का प्रयोग न करेंगे। ये कहीं ना कहीं गणित शिक्षण में एक शिक्षक की एक त्रुटि रहेंगी। ठीक है, वो अगर वो शिक्षण विधियों का प्रयोग न करेंगे तो वो कैसे सही ढंग से पढ़ा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी कहीं ना कहीं करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है। गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक आवश्यक क्या है। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों को जो गणित विषय के प्रति जागरूक करना चाहिए। बच्चों को जो गणितीय चिन्हों ने सही प्रयोग विषय में बताया। बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता, बिल्कुल ये सभी सही है। ठीक है, अगला है कि बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे। बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाएं, उनका विश्लेषण करने के लिए आप किसकी जांच करेंगे। काट पीट की करेंगे, लिप्त लिखावट की करेंगे, शुद्धता की या फिर इन सभी की करेंगे। तो इनकी किनके खरीदते हैं, देखिए, गणित की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए हम इनकी जो जांच करेंगे, ठीक है, तो शुद्धता की करेंगे कि बच्चा सही ढंग से शुद्धता से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जो कार्य कर रहा है। सी आंसर आपका करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाँ, गणित शिक्षण में, गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान क्या रखना चाहिए। ठीक है, वापस पढ़िए कि गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय किनका ध्यान रखना चाहिए। तो मौखिक कार्य का, निर्धारित तथा सीमित समय में दत्त कार्य का, गणना संबंधी सहायक सामग्री का, या फिर ए और बी सभी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, एक तो आपका मौखिक कार्य हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन और दूसरा निर्धारित तथा सीमित
समय में दत्त कार्य करना, यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शंस यानी कि ए और बी दोनों, तो ये आपका डी में यहाँ पे सही से दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई विद्यार्थी की गणित में उपलब्धि औसत से कम है, अगर कोई विद्यार्थी की गणित में उपलब्धि औसत से कम है, उपलब्धि है वो औसत से भी कम है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इस हिसाब से अध्यापक को करना चाहिए कि विद्यार्थी को गणित संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना चाहिए। यही होता है कि जो कठिनाई आ रही है उनका पता लगाना, उनके बाद में उनका निदान किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ही ज्ञान होना आवश्यक है। तो अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ही ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकों का, उपरोक्त सभी का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई अध्यापक है उन विषय वस्तु के साथ ही ज्ञान दे रहा है तो यहाँ पे उनके उद्देश्य भी होना चाहिए उनका। ठीक है, और शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए, वो किस तरह से पढ़ा सकता है, और तकनीकों का भी प्रयोग कर सकता है, करना चाहिए। बिल्कुल आपका डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एक अच्छा शिक्षक क्या कहलाता है? जो व्यवहार कुशल एवं अध्ययनशील हेतु, जिससे अपने विषय के प्रति अपार श्रद्धा हो, जो सहनशील, परिश्रमी एवं अनुशासित व्यक्ति हो, उपरोक्त सभी गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छा शिक्षक वही होता है जिसमें कुशलता भी होनी चाहिए, व्यवहार की अध्ययनशीलता भी होनी चाहिए, जिसे अपने विषय के प्रति अपार श्रद्धा भी हो, जो सहनशील भी हो, परिश्रमी भी हो, अनुशासित भी हो। ठीक है, डी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा इनका अभ्यास करने से अधिक बल दिया जाता है, जिससे जिससे छात्र, तो छात्र गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाता है। देखिए अगर कोई छात्र होता है वो अधिक अभ्यास करता है, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा वो अधिक क्या करता है, अभ्यास, अभ्यास में अधिक बल दिया जाता है, तो उसमें गणना संबंधी कौशल होता है उसमें जो निपुण हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। अगला है कि बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। ये कथन क्या दर्शाता है? बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है, तो ये कथन दर्शाता है। तो ये कथन क्या दर्शाता है? तो ये कथन शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शाता है, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक प्रक्रिया या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? गणित शिक्षण की जो समस्या आ रही है उनको दूर करने के लिए एक अध्यापक को कौन सी अध्यापक क्रिया है वो अपनानी चाहिए? तो समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना, छात्रों का मूल्यांकन करना, और ये सभी कर सकता है। तो उनको ये सभी होना चाहिए। समस्या प्रस्तुत करते हैं तब उनका समाधान किया जाता है, छात्र क्रिया को सही दिशा देते हैं, छात्रों का मूल्यांकन भी करते हैं। डी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? तो गणित में मनोरंजन को स्थान देना चाहिए, क्रियात्मक कार्यों का प्रधानता देना, या फिर यहाँ पे ऑप्शंस दो ही कट गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गणित में क्या है, गणित में मनोरंजन का स्थान भी देना है और क्रियात्मक कार्यों का प्रधानता भी देना है। एक ऑप्शंस आप ये लिख दिए कि बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर भी देना, ज्ञान के लिए क्या देना, उचित अवसर भी देना चाहिए, उचित अवसर भी देना चाहिए। ठीक है, ये आपका सी हो गया ऑप्शंस, और डी में आप लिख देना कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सभी, तो ये सभी सही आंसर हो गए। ठीक है, सभी सही करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि समस्या समाधान पद्धति है, तो समस्या समाधान पद्धति है तो यही है कि गणितीय बोध भाव विचारों तकनीकों के पदानुक्रमिकता के माध्यम से क्रमिक एवं व्यवस्थित दिशा या निर्देश देना, यही इनकी समस्या समाधान की पद्धति है। क्लियर है? अगला सवाल, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? तो प्राथमिक स्तर पर, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षण में एक प्रमुख अगर समस्या की बात करें तो वो कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कमजोर होना, ठीक है, अध्यापक विषय के प्रति ज्ञान न होना, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी कमजोर होना। ठीक है, ये कर लेना, स्वास्थ्य कमजोर। ठीक है, और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी ये कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, अगला सवाल है कि गणित शिक्षण की
मुख्य भूमिका होती है? बताइए। गणित शिक्षण की मुख्य भूमिका निर्देशक, दार्शनिक, मित्र या फिर सभी? एक गणित शिक्षण में गणित शिक्षण की मुख्य भूमिका क्या हो सकती है? तो उनको निर्देशक भी होने चाहिए, दार्शनिक भी होने चाहिए, मित्र भी हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो शिक्षक का व्यवहार उचित होना चाहिए, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाना चाहिए, सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाए, या फिर यह उपरोक्त सभी? बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षक का व्यवहार है वो उचित होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस की दृष्टि से ये पहला हो जाएगा गलत, सॉरी सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बी में क्या है, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में, जो व्यक्तिगत भेद होते हैं उन भेदों को क्या कक्षा में अपनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि, क्या सभी विषय हैं उनके अभ्यास कार्य क्या एक शिक्षण विधि में कराया जाए? बिल्कुल नहीं, एक शिक्षण विधि में कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। और उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला ही सही एंड सटीक है। अगला सवाल साथियों है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। हाँ, विद्यार्थियों के द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान ही जाने वाली गलतियों की प्रकृति एवं विशेषताओं को जानने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों के द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति एवं विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इनको गणित में जो त्रुटि है उनका विश्लेषण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना, ठीक है। ये रीट 2017 का प्रश्न है, ठीक है। अगला सवाल, अगला आपके सामने कि नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक के द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति को कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या है, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक के द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति को प्रस्तावना कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने, बी आंसर करेक्ट है। एक अच्छा गणितीय होने के लिए खाली जगह जरूरी है। तो बताइए यहाँ पे एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? तो सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो का आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनके संबंध बनाना, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये अगला नेक्स्ट पेज का जो अभ्यास है उनका क्वेश्चन है जो वापस एक से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि बालकों को अपनी स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति, ठीक है, स्मरण शक्ति है, चिंतन शक्ति है, एकाग्रता को विकसित करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है। तो विकसित करने का सर्वाधिक अवसर गृह कार्य के द्वारा मिलता है, लिखित कार्य के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, या फिर अभ्यास कार्य के द्वारा। देखिए बालक को अपनी जो स्मरण शक्ति है ना, स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति है, एकाग्रता है, इनको विकसित करने के लिए सर्वाधिक अवसर मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो गृह कार्य, जितना गृह कार्य देते हैं उतनी बालक में क्या होती है, चिंतन शक्ति है, एकाग्रता है, ये विकसित करने के अवसर मिलते हैं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि, जो कि सिद्धांतों को समझाने के बाद में शुद्धता को हल करवाना, निर्धारित समयावधि के प्रश्नों में को हल करवाना, लिखित एवं मुख्य अभ्यास करवाना, शीघ्रता से प्रश्न को हल करवाना। तो यहाँ पे प्रश्न है ये है कि वो गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है सिद्धांतों को समझाने के बाद में लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए। सी आंसर आपका बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर। अगला है कि अभिक्रमिक अनुदेशन का सही क्रम बताना है। अभिक्रमिक अनुदेशन का सही से कौन सा क्रम है? तो याद रखना, सबसे पहले पढ़ना, लिखना, जांच, अग्रसर, परीक्षण, ठीक है। पढ़ना, लिखना, जांच, अग्रसर और परीक्षण, ठीक है। याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों की गणित शिक्षण में उत्तम उपलब्धि है तो आवश्यक है कि समस्याओं को समझाकर हल करने के बाद में विद्यार्थियों से लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाए जाएं। गणित शिक्षण में उत्तम उपलब्धि है तो आवश्यक है कि समस्याओं को समझाकर हल करने के पश्चात विद्यार्थियों से लिखित व मौखिक अभ्यास करवाया जाए। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों की गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, पुनरावृत्ति उचित कालांतर में होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि यदि एक विद्यार्थी
गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ये जानने के लिए गणित के किस विशेष शाखा में वो कमज़ोर हैं, तो ये कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। तो सिंपली से इसका आंसर आपको क्या देना है। तो यहाँ पे लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक तरीका या फिर उपचारात्मक तरीका। वो प्रश्न को आप वापस से अच्छे ढंग से पढ़िए। यदि एक विद्यार्थी गणित के विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, ठीक है, तो वो जानने के लिए गणित के किस विषय की शाखा में वो कमजोर है, तो जानने के लिए, कारण जानने के लिए वो निदान किया जाता है, ठीक है, और उनका उपचार उसके बाद में किया जाता है, उपचार, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, निदानात्मक मतलब कारण का पता लगाएंगे। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, तो चर्चा एवं विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो अभ्यास करेंगे ना, जितना वो अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे, उसमें गणितीय गणना में सुधार होगा, ठीक है, तो गति प्राप्त होगी उसमें, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों है कि विद्यार्थी गणितीय समस्या को हल करते समय गलतियाँ करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियाँ करते हैं, क्यों करते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये एक से अधिक पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए करते हैं। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पाद को प्रभावित करता है। वे अर्थ निर्माण अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं, ये पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव कौन सा है, यहाँ पे गलतियाँ गलतियाँ करते हैं, तो वहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे वो क्या करता है, बताइए। तो कहीं न कहीं वो आपके यहाँ पर्याप्त जो अभ्यास नहीं करते हैं, इसीलिए जो समस्याओं को हल करते समय गलतियाँ करते हैं। अगर वो जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे ना, तो उन समस्या को हल करने में उनको जो गलतियाँ होगी वो कम से कम होगी, नहीं होगी, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखिए, व्हाट्सअप ग्रुप, बिल्कुल आप शामिल ज़रूर हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप है ये रीड के लिए, ठीक है, आप इनमें ज़रूर शामिल है। इसमें व्हाट्सअप कीजिए, या फिर लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की एक अच्छी विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की एक अच्छी विधि नहीं है। विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करना, विद्यार्थियों में तुलना करके कैसी, कौन सी एक अच्छी विधि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है, तो ये देखिए तुलना करके हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं तुलना करके। विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण करके निकाल सकते हैं। विद्यार्थी को कक्षा के अंदर और बाहर प्रश्न करके निकाल सकते हैं, लेकिन मौखिक कार्य के द्वारा ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छी विधि कहीं ना कहीं नहीं है। ऑप्शन आपका बी सही एंड सटीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमाएं, अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप करना, उपरोक्त सभी। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, कहीं ना कहीं डी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्यालय के लिए जो गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। निम्नलिखित में से विद्यालय के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो मानसिक प्रक्रियाओं को विकास करती हैं, समय बचाती हैं, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती है, मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पे सही एंड सटीक। अगला क्वेश्चन है कि गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक क्या लाभ है। मौखिक कार्य करते हैं, इनका सर्वाधिक लाभ क्या है, सर्वाधिक लाभ क्या है। तो सर्वाधिक लाभ आपको रट लेना है कि मानसिक विकास में सहायता करता है, ठीक है, मानसिक विकास में सहायता करता है, ठीक है। अगला है कि गणित में लिखित तथा खाली जगह कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। तो लिखित तथा मौखिक, लिखित और मौखिक क्या है, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक है। कौन, लिखित और मौखिक, ठीक है, लिखित और मौखिक एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे गणित शिक्षण विधियों की इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे संपन्न हो चुकी। कैसी लगी आपको क्लास। इसको करना है आपको लाइक, और क्या करना है, और आपको सब्सक्राइब करना है, और ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।